नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि आईडीडी वाले जो हमारे भाई बहन हैं, इनका जो लास्ट पेपर हुआ था टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं कराया था उस दिन और नेक्स्ट डे। तो आज हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है TEACCH। इसकी मैंने फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताई थी और मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था। अगर आप वीडियो में जाकर के देखेंगे तो टेक के बारे में पढ़ाया भी गया। कह रहा है शिक्षण और संरचित शिक्षण मुख्य रूप से उन छात्रों को पढ़ाने से संबंधित है जिनके पास है, यानी कि टेक का उपयोग किन छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हम कहेंगे भैया ऑटिज्म के लिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य है। CCE का मुख्य उद्देश्य केवल वार्षिक नहीं भैया, कॉन्टिन्यूअस शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियां जो है दोनों का विकास जो है निरंतर मूल्यांकन करना, ये आपका खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा नंबर, एक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बात कर रहा है भैया IEP की, देख लो यहां पर, ठीक है। एक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम मुख्य रूप से के लिए बनाया गया, सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम का उपयोग करके, एक शिक्षण को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करके, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के एक व्यक्तिगत लक्ष्य और सहायता प्रदान करना। बिल्कुल भैया, ठीक है। अगर शिक्षण कक्षा समूह को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना, नहीं भैया, ठीक है, ये भी नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आप लोग बनाते थे, उनकी व्यक्तिगत लक्ष्यों को आप पूरा करते थे, उनकी सहायता करते थे, उनके अनुसार बनाते थे। तो आपका यहाँ पर ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टोकन अर्थव्यवस्था। देखिए टोकन अर्थव्यवस्था जो है, जितनी बार भी मैंने बताया था टोकन अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको बताया था। टोकन अर्थव्यवस्था और प्रतिक्रिया लागत चुनौतीपूर्ण व्यवहारों के प्रबंधन के लिए व्यवहारिक या व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप रणनीतियां होती हैं। तो हाँ भैया, ऐसा ही होता है, ठीक है। व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप रणनीतियां होती हैं, आपका टोकन अर्थव्यवस्था होती है। धीरे धीरे सपोर्ट हटाना फेडिंग कहलाता है। बिल्कुल भैया, धीरे धीरे सपोर्ट हटाना फेडिंग कहलाता है। मैंने कहा भी था कि जो है आप चेनिंग, फेडिंग, रीइंफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस और क्या कहते हैं आपका इक्विस्टेशन अधिग्रहण हुआ, या आप लोग जो है 1.1 जो था आपका, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी भैया, ठीक है। क्या इसको पढ़ जरूर लेना, इनसे क्वेश्चन आता जरूर। अब देखो अधिग्रहण, इक्विस्टेशन दिया हुआ है, अधिग्रहण, अनुसरण, प्रवाह, सामान्यीकरण बताया था, ठीक है। तो अधिग्रहण की बात होता है कि पहली बार कोई नया कौशल सीखना, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो पहले का हो जाएगा B नंबर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कब आप देते हो कि भाई व्यवहार को अधिक बनाने के लिए, व्यवहार को अधिक अच्छा बनाने के लिए, अवांछनीय कार्यों को कम करने के लिए और वांछित प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए आप पुरस्कार का उपयोग करते हो। तो व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए पुरस्कारों का उपयोग, 2 का A हो जाएगा। तीसरा आता है IFSP, आप सभी ने बहुत बार भैया, मतलब ठीक है, कैसा होता है, परिवार केंद्रित प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना होती है, आपका हो जाएगा D। और चौथे का बचता है कार्यात्मक
शिक्षा तो कहेंगे भैया दैनिक जीवन में संबोधित एकेडमिक, ठीक है, या अकादमिक, डेली लिविंग रिलेटेड एकेडमिक्स। तो यहाँ पर आपका चौथे का सी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया भैया। अब देखो मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस आ गया, वह प्रक्रिया जिसमें सीखे गए कौशल को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, लंबे समय तक उसको अगर आप बनाए रखोगे, अगर आपको मान लो उसका प्रशिक्षण नहीं भी कराया जा रहा है तब भी आप उसको बनाए रखें, तो ये आपका मेंटेनेंस तरह रखा हो था। आईईपी के बारे में बहुत अच्छे से पता था, एक व्यक्तिगत योजना होती है जो बच्चे की आवश्यकता, उसकी क्षमता के अनुसार जो है तैयार की जाती है। टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, छोटे छोटे चरणों में किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना। मैंने जितनी बार जो है आईपी पढ़ाई या कुछ भी पढ़ाया या बताया कि भाई आईडी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो तब मैंने इस परिभाषा को आपको बताया था। बहुसंवेदी विधि, ये भी आपको बहुत बार बताई गई। ये एक ऐसी शिक्षण विधि जिसमें देखकर, सुनकर, छूकर, अनेक इंद्रियों को एक साथ उपयोग करके सीखना, ठीक है, बहुसंवेदी विधि के अंतर्गत आता था। सहपाठी शिक्षण को परिभाषित करे, मतलब बहुत सरल पेपर था। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने पेपर 1 से लेकर के 6 तक जो है कहीं और से देखा होगा। मैं कहूंगा अगर एवरेज और निकालेंगे तो 90% से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने एग्जाम की परिभाषा से देखने को मिले होंगे। क्वेश्चंस के साथ में भैया उत्तर भी बताने वाला, ठीक है, और एक ऐसा उत्तर जो आपके लिए बहुत सरल होता था। आशा है सबने बहुत अच्छे पेपर दिए होंगे। बाकी भाई मेरा टारगेट नहीं आप लोगों ने कंप्लीट किया, कोई बात नहीं भैया, अभी नहीं तो आगे कंप्लीट होगा। कहोगे सर आपका टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था कि अपने परिवार में 90,000 लोग हो जाएं। आपने 87,000 तक का पहुंचाया और जो है आप 3,000 लोगों से पीछे हो गए। कोई बात नहीं भैया, देखते हैं, अपने को तो मेहनत करनी ही है, मेहनत करूंगा सफलता मिलेगी। जैसे आप लोगों ने मेहनत की तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। बात हो रहा है सहपाठी शिक्षण पर संक्षिप्त नोट लिखें। सहपाठी शिक्षण पर संक्षिप्त नोट लिखें। पीयर ट्यूटरिंग की बात कर रहा है। आप सोचो, पीयर ट्यूटरिंग की केवल परिभाषा यहां पर पूछ लिया आपसे, लिख देते आप एक ऐसा शिक्षण जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ने, समझने और अभ्यास करने में सहायता करता है। दोनों विद्यार्थी सीखने, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी। इस पर टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है तो कहेंगे सीखने की प्रक्रिया सहपाठी के से मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होती, एक सहपाठी में होती है। विद्यार्थी कमजोर होते हैं, उन्हें सीखने में सहायता मिलती है, संचार और सामाजिक कौशल विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सहभागिता बढ़ती है, समावेशी शिक्षा में जरूरी होता है भैया ये। यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऐसी जो है शिक्षा व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था लागू करना जो सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करे, सभी को सीखने का नया नया तरीका दे, उनके अनुसार तरीका दे, शिक्षा सामग्री को फ्लेक्सिबल बनाए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहभागिता को बढ़ाए, ठीक है, बाधाओं को कम करें, यूडीएल था। विभिन्न प्रकार के पुनर्बलकों पर चर्चा कीजिए। रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है तो आपको पता था एक आपका रिइंफोर्समेंट था पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जहां पर आप अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देते थे। एक आपका था निगेटिव रिइंफोर्समेंट, जहां पर आप जो है अच्छे व्यवहार पर अप्रिय स्थिति को हटा देते थे, ठीक है। वहीं पर जो था आपका उसके बाद कह सकते हो कि भाई टोकन इकोनॉमी थी। सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट आप कह सकते हो, इसमें आता था टोकन इकोनॉमी, प्रशंसा करना, ये सारी चीजें। और प्राइमरी में किसी भी खाने पीने की चीज देना। बाकी आपने लिख दिया होता कि भैया पॉजिटिव रिइंफोर्स और निगेटिव रिइंफोर्समेंट, कोई दिक्कत नहीं थी। एबीए पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आप यहाँ इसको तो आप लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे थे।
व्यवहार को संशोधित करना, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना, अवांछित व्यवहार को कम करना, रीइंफोर्समेंट का उपयोग करवाना। इसी के तहत तो आपका एबीए के तहत ही तो आपका आता था जो है क्या कहते हैं, पेपर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था एबीसी मॉडल। ठीक है, सॉरी भैया वो नहीं आता था, माफ कीजिएगा। ठीक है, फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत वो आता था, एफबीए के अंतर्गत। ठीक है, माफ कीजिएगा भैया, गलत नहीं बताना अपने को। हाँ, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के व्यवहार प्रबंधन में सांकेतिक अर्थव्यवस्था के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये भी आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में टीएलएम का महत्व, देखो टीएलएम का महत्व करवाया भी था, मुश्किल से मुझे 7 वीडियो हमने अपलोड, सॉरी 7 वीडियो, क्या मुंह से यार निकला, 7 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे मुश्किल से। सेकंड वीडियो में टीएलएम भी वहां पर था। ठीक है, पुनर्बलन भी वहां पर था, यूडीएल भी वहां पर था, पीयर ट्यूटरिंग भी वहां पर था, देख लो जा करके। सीसीई के बारे में पूछ रहा है, उससे पहले देखो टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग। मैंने कहा था कि भैया स्टेजेस ऑफ लर्निंग, अधिगम के चरण, अधिग्रहण, अनुसरण, प्रवाह, सामान्यीकरण, पहला ही क्वेश्चन जो था वो किया था आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन ये था, जो मॉडल पेपर हमने डाला था उसमें पहला ही क्वेश्चन इसको हमने रखा था, देख लेना जाकर के। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं मिलता, उनको बता दो जाकर के सब कुछ मिलता है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से मिलता है भैया, पिछले 7 सालों से इस बार 7वां पेपर था जब मैंने आप लोगों के पेपर बनाए, 7वां पेपर। तो सोच लीजिए कि आप लोगों से ज्यादा कितनी बार हमने आपके सिलेबस को पढ़ाया, और कम से कम 4 साल से तो बराबर डीएड की क्लासेस चल रही हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो अब सोच लीजिए आपसे कहीं ज्यादा हमने पढ़ा और देखा कि क्या क्या ये लोग देते हैं। बाकी आता कहीं से नहीं है, आता सब आपके सिलेबस से है। आप पढ़ो तो उसको एक बार, पढ़ोगे आएगा, करोगे। ठीक है, सीसीई की बात पूछ रहा है भैया, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों में मूल्यांकन आपने किया, कोई अंतिम परीक्षा पर निर्भर नहीं होता है, ये बराबर जो है काम करता रहता है। सीखते समय बच्चे में जो कठिनाइयां आ रही है उसको पहचानने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखो भैया, बौद्धिक दिव्यांग वाले छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रणनीतियां, टास्क एनालिसिस हुआ, मॉडलिंग हुआ, प्रॉम्प्टिंग हुआ, रोल प्ले हुआ, टोकन इकोनॉमी हुआ, रेनफोर्समेंट हुआ, सोशल वास्तविक जीवन में अभ्यास हुआ, कुछ भी लिख दे, क्या दिक्कत थी। उसके बाद कह रहा है विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियां बताइए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चे से बार बार कहता था एसएलडी बच्चा है, मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनाओ, आईपी का उपयोग करो, छोटे छोटे चीजों में तोड़ो, टीएलएम का उपयोग करो, अतिरिक्त समय दे दो बच्चे को, यही तो मैं बताता था। सीसीई का उपयोग करो, यही सारी रणनीतियां हैं। तो कैसा लगा भैया, आपका पेपर कैसा रहा जरूर बताइएगा। और वीडियोस अभी और भी आएंगी, सेकेंड ईयर में भी आएंगी। चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है, आप सारे पेपर तो देख चुके हो, तभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगले साल फिर आपको सारी चीजें यहीं से मिले। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।